आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराता है। इस भीषण टक्कर ने धरती की पूरी रूपरेखा बदलकर रख दी। इस टक्कर से हुए महाप्रलय ने धरती से डायनासोर्स की प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया। वह डायनासोर जो पिछले करीब 16 करोड़ सालों से धरती पर राज कर रहे थे। लेकिन क्या होता अगर एस्ट्रॉयड की यह टक्कर कभी हुई ही ना होती? क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही न हुए होते? कैसी होती हमारी धरती अगर ये एस्ट्रॉयड टकराने की बजाय धरती के वातावरण को छूकर निकल जाता? तो क्या आप डायनासोरों के साथ ही इस वीडियो को देख रहे होते? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, धरती पर डायनासोर्स का राज आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले मेसोजोइक ईरा में शुरू हुआ। साइंटिस्ट ने मेसोजोइक ईरा को 3 भागों में बांटा है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में। इन तीनों पीरियड में डायनासोर्स की विभिन्न प्रजातियां एग्जिस्ट करती थीं। उस समय धरती का वातावरण बेहद गर्म हुआ करता था, सीजनल चेंजेस नहीं हुआ करते थे और धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर जमी बर्फ जो आज हम देखते हैं वह नहीं हुआ करती थी। उस समय आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट धरती पर नहीं थे। उस समय धरती पर केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मेसोजोइक एरा की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही यह पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट में बंटता गया। एक अनुमान के मुताबिक मेसोजोइक एरा के समय धरती पर डायनासोरों की 2500 स्पीशीज पाई जाती थी। डायनासोरों की यह सारी स्पीशीज विभिन्न आकार और तरह तरह की विशेषताओं के साथ थी। कुछ शाकाहारी डायनासोर 110 फीट ऊंचे हुआ करते थे, वजन में 1 लाख किलोग्राम भारी थे और करीब 1500 किलोग्राम का भोजन इन्हें रोज चाहिए होता था। इन सभी आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर कितने विशालकाय और भारी भरकम हुआ करते थे। हालांकि इसके अलावा कुछ डायनासोर एक चिड़िया जितने छोटे और कुछ आज के हाथी के बराबर भी हुआ करते थे। यह डायनासोर पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में फैले हुए थे। फिर आने वाले करोड़ों सालों तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया। इस धरती पर इन्होंने खूब लड़ाइयां लड़ी और इनकी हुकूमत में छोटे जीवों की कोई अहमियत नहीं होती थी। फिर क्रिटेशियस पीरियड के अंत में यानी आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी के कारण धरती के वातावरण में आते आते यह एस्ट्रॉयड एक आग के गोले में तब्दील हो चुका था। 10 करोड़ मेगाटन फोर्स से यह धरती की सतह से टकराया। इस भयंकर टक्कर ने धरती को पूरी तरह से हिला डाला। धरती की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट के 140 क्यूबिक किलोमीटर तक का एरिया धमाके के साथ हवा में उड़ गया। साथ ही इस टक्कर ने 11.1 तीव्रता के भूकंप को जन्म दिया, जिसने यूके पेनिनसुला से लेकर पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट एरिया तक में तबाही मचाई। ब्लास्ट एरिया के चारों तरफ की हवा 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई थी। आंधी और तूफान इतनी तेज थे कि 30 टन भारी भरकम जीवों को भी एक खिलौने की तरह उछाल सकते थे। ये सारी घटनाएं महज 5 मिनट के अंदर ही घट चुकी थीं। ये तो बर्बादी की शुरुआत थी। आगे आने वाला समय इससे भी ज्यादा खतरनाक था। इस टकराव से निकले 7000 करोड़ टन धूल और राख के बादलों ने धरती के ऊपरी वातावरण को ढक लिया और यह परत 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में घूमती रही। बादल की यह परत अपने अंदर भीषण गर्मी को समाये हुए थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस परत के नीचे चल रहे तूफानों में आग सी लग गई और धरती की सतह पर अंगारों की बारिश होने लगी। आग की यह बारिश धरती पर बचे खुचे जानवरों को भी बर्बाद कर रही थी। बहुत सारे जीव जिंदा जलकर राख हो गए। धरती का बढ़ता हुआ तापमान पेड़ पौधों को भी खत्म करते जा रहा था, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और वे थोड़े बहुत डायनासोर जो बड़ी मुश्किल से बच भी गए थे, वे भुखमरी के कारण मारे गए। इस बीच धरती को सुनामी का भी सामना करना पड़ा। सुनामी की लहरें 300 फीट ऊंची थीं, जिसने तटीय क्षेत्र को भी बर्बाद कर दिया। भूकंप से उत्पन्न शॉकवेव कई महीनों तक रहे, जिसके कारण पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने बादल की ऊपरी परत, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, उसमें
जहरीली गैसें, धूल और राख के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, जिससे वह परत और भी मोटी होती गई। इसी कारण कई महीनों तक सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस बादल की परत के नीचे धरती पर और भी जहरीली गैसें तैर रही थीं। इन जहरीली गैसों ने डायनासोरों के फेफड़ों को पैरालाइज कर दिया और सफोकेशन से कई डायनासोरों की मौत हुई। इस वक्त तक जो डायनासोर बच गए थे वह भी भूखमरी के कारण मरने लगे थे। एस्ट्रॉइड के टकराव के 3 महीनों के अंदर अंदर सारे डायनासोर मारे गए। उस दौरान डायनासोरों के साथ रह रहे बाकी अन्य जीव जैसे कि छोटे कीड़े, समुद्री जीव, रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स जैसे तैसे करके बच गए। कई जानवरों ने जमीन के अंदर रहकर अपनी जान बचाई। कुछ ने समुद्र की गहराई में खुद को बचाए रखा, तो कई पेड़ों की ट्रंक के अंदर घर बनाकर बच गए। समय गुजरता गया और पृथ्वी की कंडीशन धीरे धीरे रहने योग्य होती गई। धरती पर मौजूद मैमल्स को एक ऐसी कंडीशन मिली जिसमें वह और भी अच्छे से सरवाइव कर सकते थे, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते थे और इवॉल्व हो सकते थे। दोस्तों, इस पर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि मैमल्स से इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, आप जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए अब अपने मुख्य सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या होता अगर डायनासोर कभी विलुप्त ही न हुए होते? क्या होता अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से कभी टकराता ही नहीं? तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि यह एस्ट्रॉइड धरती को छूकर निकल जाता है। एस्ट्रॉइड के न टकराने पर न तो भयंकर सुनामी आती, न ज्वालामुखी विस्फोट होते, न ही बादलों की कोई परत सूर्य की रोशनी को ढक पाती और न ही इतने बड़े लेवल पर जानवरों की विलुप्ति होती और साथ ही डायनासोर भी जिंदा होते। अगर ऐसा कुछ न हुआ होता तो डायनासोरों के समय पनप रहे शुरुआती मैमल्स सरवाइव ही नहीं कर पाते। और आज के समय में हम जितने भी विभिन्न प्रकार के मैमल्स को देखते हैं वह कभी इवॉल्व ही नहीं होते। मेसोजोइक एरा के समय ज्यादातर मैमल्स एक चूहे के साइज के हुआ करते थे और किसी भी मैमल का आकार एक बिल्ली के आकार से ज्यादा था ही नहीं। तेज प्रजनन गति होने के बावजूद मैमल्स की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। इसका कारण ये था कि इन मैमल्स का शिकार अन्य विशाल जानवर कर देते थे और यही कारण था कि ये उनसे बचने के लिए जमीन के अंदर रहते थे। और अगर डायनासोर का अंत न होता तो ये मैमल कभी भी जमीन से बाहर आकर रहने की कोशिश ही ना करते और वो कभी इवॉल्व ही नहीं होते और हम इंसान भी इस धरती पर नहीं आते। एक तरह से देखें तो डायनासोरों का अंत हमारे लिए एक वरदान था। वो जानवर जो कि डायनासोरों से विकसित हुए थे, जैसे कि क्रोकोडाइल, सांप, छिपकली और कुछ बर्ड्स, ये सारे जानवर आज के समय काफी हद तक डायनासोर की तरह ही होते। अगर डायनासोर कभी विलुप्त ना होते तो शरीर के साथ उनका दिमाग भी विकसित होता रहता। ज्यादातर डायनासोर्स का दिमाग उनके शरीर के मुकाबले बहुत छोटा था। डायनासोर जटिल समस्याओं को हल नहीं कर पाते थे। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ डायनासोर्स की प्रजाति दूसरों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान थी और उनका शरीर एक इंसान जितना ही बड़ा था और इनका दिमाग एक सेब के बराबर था। कंपेयर करें तो हम इंसान जब मैमल्स से विकसित हो रहे थे तब एक समय ऐसा भी था जब हमारा दिमाग भी एक सेब के जितना था, लेकिन करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद हम इंसान सबसे बुद्धिमान जीव बन गए। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये डायनासोर जिंदा होते और इनका दिमाग इसी तरह से करोड़ों सालों के लिए विकसित होता रहता तो इवॉल्व होते होते आज इन जैसे डायनासोर की इंटेलिजेंस लेवल कितनी ज्यादा होती। क्या पता हम इंसानों की जगह ये डायनासोर ही इन ऊंची ऊंची इमारतों और स्पेस रॉकेट्स का निर्माण करते। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि एस्ट्रॉइड के टकराव से पहले ही डायनासोर की पॉपुलेशन में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। इसका मतलब अगर एस्ट्रॉइड का टकराव न भी हुआ होता तो भी डायनासोर एक समय के बाद विलुप्त हो ही जाते। हालांकि इस केस में उनकी विलुप्ति में काफी समय लगता। दोस्तों, देखा जाए तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और इनमें से क्या क्या चीजें सच हो सकती थी ये कहना बेहद कठिन है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हो कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत ही कैसे हुई? कैसे धरती पर जीवन का पहला बीज पनपा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।